नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा किसी को मालूम नहीं। आपको पता है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच जो झगड़ा चल रहा था वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया। अब वो फैसला जब भी सुनाया जाएगा तो ये तो मालूम नहीं है कि क्या फ़ैसला आएगा। कुछ इंडिकेशन ज़रूर बहस के दौरान जो टिप्पणियाँ जो सवाल पूछे जजेज़ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फ़ैसला होगा, ये 5 जजों की बेंच का। लेकिन इतना तय है कि किसी के भी पक्ष में आए और किसी के भी खिलाफ आए, महाराष्ट्र की राजनीति पर उसका बड़ा असर पड़ेगा और एक परिस्थिति में तो पूरे देश की राजनीति पर, राजनीतिक दलों पर असर पड़ेगा। उसकी बात करते हैं धीरे धीरे आगे। पहला सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल कर सकता है। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल आपको लग सकता है कि इतने दिन हो गए, सरकार बन गई, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, सरकार चल रही है, तो फिर कैसे बहाल हो सकता है। ये सवाल यही मांग लेकर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा। इससे पहले आप जान लीजिए कि क्या कभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो जी हाँ, 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कलिको पुल की सरकार बनी थी। इसी तरह से विधायक जो है उनके साथ आ गए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कलिको पुल के नेतृत्व में और बीजेपी के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 145 दिन सरकार चल चुकी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पुरानी सरकार को बहाल कर दिया और कलिको पुल को न केवल हटा दिया बल्कि 145 दिन में उनकी सरकार ने जो भी फैसले लिए थे उन सबको नल एंड वॉइड कर दिया। तो इस सवाल का जवाब तो मिल जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। अब सवाल आता है कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा हो सकता है, यानी महाराष्ट्र के मामले में ऐसा हो सकता है क्या। ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में देना मुश्किल है। इसका जवाब मुझे लगता है ना में ज़्यादा आएगा जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने ये गलती की विश्वास मत हासिल करने का आदेश देकर। उन्होंने कहा कि जो 34 विधायकों ने शिंदे गुट के पत्र लिखा राज्यपाल को, उसमें लिखा कि उनका विश्वास उद्धव ठाकरे में नहीं है। ये पार्टी का आंतरिक मामला था, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जो है ये अविश्वास था। इसका असेंबली से, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं था, सरकार से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए राज्यपाल को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। राज्यपाल को विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने ऐसा करके अपने पद का एक तरह से दुरुपयोग किया। आरोप यह है कि वो बीजेपी और शिंदे गुट के इशारे पर काम कर रहे थे, उनकी मदद के लिए कर रहे थे। तो उनकी मदद से ये टिप्पणी की भी चीफ जस्टिस ने कि भाई इस तरह से तो विधायक दूसरी तरफ चले जाएं और गवर्नर अगर साथ दे तो कोई भी सरकार गिराई जा सकती है। तो राजनीति के लिए तो ये जनतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। अब दूसरा सवाल आता है कि ऐसा गवर्नर ने कर दिया, विश्वास मत के लिए बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो हम गवर्नर का जो एक्शन था उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकते थे, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते थे और इस तरह से गवर्नर के आदेश से जो सरकार गिरी वो उस सरकार को फिर से बहाल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार इसलिए गिरी कि गवर्नर ने गलत तरीके से विश्वास मत का आदेश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उससे बड़ा सवाल उठाया, कहा कि आप हमारे पास आए हैं कि आपको हम फिर से बहाल कर दें। उद्धव ठाकरे के लिए कहा, कैसे उस मुख्यमंत्री को बहाल कर दें जिसने हाउस फेस ही नहीं किया, जिसने विश्वास मत हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, जिसने विश्वास मत हासिल करने से पहले इस्तीफा दे दिया। तो आपकी सरकार जाने का कारण गवर्नर का ये आदेश नहीं था कि विश्वास मत हासिल कीजिए। अगर विश्वास मत हासिल करने के दौरान आपकी सरकार गिर जाती, अल्पमत में दिखती, तो हम उसको रिस्टोर कर सकते थे। लेकिन जब आपने हाउस फेस ही नहीं किया, उससे पहले इस्तीफा दे दिया, तो उस सरकार को कैसे हम बहाल कर सकते हैं। तो इस बात की संभावना बहुत 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 कम है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल किया जाए। अब दूसरा सवाल आता है
कि और ये मामला जो है केवल इतना ही नहीं है। अब दूसरा पक्ष उसका जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि सरकार बहाली का, या फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये विधानसभा जो है भंग हो जानी चाहिए, नए चुनाव होने चाहिए, या फिर जो है उद्धव ठाकरे को बहाल कर देता है 1 मिनट के लिए मान लें, तो उद्धव ठाकरे की अगर बहाली हो जाती है तो शिंदे गुट के 39 विधायक जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनके डिस्क्वालीफाई होते ही हाउस की जो सदस्य संख्या कुल है वो 288 से घटकर 249 पर आ जाती है। 249 में 125 विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है, बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। तो उद्धव ठाकरे को फिर भी जो अगर मान लीजिए बहाल हो जाते हैं तब भी उनको ट्रस्ट वोट लेना पड़ेगा, विश्वास मत लेना पड़ेगा, तब भी सरकार गिर जाएगी। फिर गवर्नर के सामने ऑप्शन 2 होंगे, या तो बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे, या फिर जो है असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखकर वो गवर्नर रूल लगा दे, या तीसरा ऑप्शन होगा चुनाव के लिए कहें विधानसभा भंग कर दे। ये तीनों ऑप्शन तब एक्सरसाइज करने की नौबत आएगी अगर सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल करता है, जिसका मेरी नज़र में जितना प्रोसीडिंग्स के बारे में मैंने पढ़ा सुना है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि इसकी संभावना बहुत कम लगती है। और इस सारे प्रोसेस में उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी जो गलती की वो विश्वास मत हासिल करने से पहले इस्तीफ़ा देकर, इसका पछतावा उनको पूरी ज़िंदगी रहेगा। हालांकि उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर था कि विश्वास मत हासिल करने को कहा गया तो वो असेंबली में जाते और शिंदे गुट की बगावत की जो बात उन्होंने फेसबुक लाइव में कही वो असेंबली में कहते, असेंबली की प्रोसीडिंग्स का डायरेक्ट टेलीकास्ट होता, पूरा देश देखता और उसकी उनको सहानुभूति मिल सकती थी। इसकी एक संभावना थी जो आप याद कीजिए 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जब उनकी 13 दिन की सरकार गिरी, उनको मालूम हो गया था कि हमको जो है समर्थन नहीं मिल रहा है, सरकार नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने से पहले सदन का सामना किया और वहाँ जो स्पीच दी थी वो स्पीच बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सहानुभूति का बहुत बड़ा कारण बनी। इसी तरह से 2018 में BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक असेंबली में ऐसा ही इमोशनल भाषण दिया जिसका उनको लाभ मिला। तो कुल मिलाकर एक मौका गंवाया लोगों से संवाद करने का, सीधा शिंदे गुट के खिलाफ बोलने का, माहौल बनाने का, एक राजनीतिक सहानुभूति जुटाने का, ये अवसर गंवाए ही संवैधानिक रूप से इस्तीफ़ा देकर उन्होंने विश्वास मत से पहले एक तरह से शिंदे गुट को खुली छूट दे दी या उनके लिए रास्ता आसान कर दिया। लेकिन दूसरा मामला भी है, दूसरा मामला है पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का। वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में है, उसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है कि क्या जो चुनाव आयोग ने फैसला किया शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने और चुनाव चिन्ह देने का, वो फैसला सही है। क्योंकि इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, अगर 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराए या गलत ठहराए और फिर से इस पर विचार करने को कहे। हालांकि बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा था और उद्धव गुट ने जो सवाल उठाए थे उनका जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने कोई भी जवाब देने से सीधे मना कर दिया। उसने कहा कि हमने ये फैसला अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक अधिकार के तहत नहीं दिया है, हमने ये फैसला दिया है क्वासी जुडिशियल राइट्स जो हैं इलेक्शन कमीशन को, जो संविधान से मिले हुए हैं, उसके तहत दिया है। उसके बारे में कोई भी सफाई देने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सफाई मांगी नहीं जा सकती। हमने जो फैसला किया है वो बहुत ही संतुलित और बहुत ही वेल रीजन फैसला है। उद्धव ठाकरे के गुट ने जो सवाल उठाए हैं उन सब का जवाब उस फैसले में है। और वो फैसला जो है वो, क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि चुनाव आयोग का फैसला सही है और शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, तो उसके बाद पार्टियों के कामकाज का जो तरीका है, ख़ासतौर से वंशवादी पार्टियों का, जिनमें लगभग 90% जो क्षेत्रीय दल हैं वो आ जाते हैं, वो ये है कि परिवार अगर पार्टी चला रहा है, परिवार का मुखिया या परिवार का कोई व्यक्ति अगर पार्टी को अपने हिसाब से चला रहा है, वंशवादी पार्टी है, परिवार का मुखिया फैसले लेता है पार्टी के सारे, तो फिर कोई भी निकलकर पार्टी का
कोई सदस्य, कोई वरिष्ठ नेता जो जनाधार वाला नेता हो, जिसके साथ विधायक आने को तैयार हो जाएं, जितने भी हैं उसमें बहुमत आने को तैयार हो जाएं विधायक और सांसद, तो वो उस पार्टी का स्वाभाविक हकदार बन सकता है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे बने हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी जो है इसकी भर्त्सना की है कि पार्टी परिवार के आधार पर चल रही थी, पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, पार्टी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थी, पार्टी में मनमाने तरीके से फैसले होते थे, एक व्यक्ति फैसला लेता था। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने ये तय करने में कि कौन सा गुट असली है, उसका फैसला करने में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो क्राइटेरिया है, वो है विधायकों और सांसदों की संख्या, चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या। इसमें थोड़ा और आगे जाकर चुनाव आयोग ने ये भी कैलकुलेट करके बताया है कि शिंदे गुट के साथ जो विधायक और सांसद हैं उनके कुल वोट कितने परसेंट होते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जो बचे हैं उनके वोट कितने परसेंट होते हैं। इससे ये भी साबित करने की कोशिश की है कि ज़्यादा बड़ा जनादेश शिंदे गुट के साथ है। और ये फैसला अगर मान्य हो जाता है चुनाव आयोग का, तो महाराष्ट्र की ही नहीं पूरे देश की राजनीति पर फ़र्क पड़ेगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा और सबसे जल्दी खतरा आने वाला है जो वो एनसीपी पर है। एनसीपी भी इसी तरह से परिवार की पार्टी है, सारे फैसले शरद पवार लेते हैं। अगर कल को उनकी पार्टी से अजीत पवार, उनके जो भतीजे हैं, या उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, दोनों में से कोई, पाटिल या अजीत पवार में से कोई भी अगर ये तय करता है कि पार्टी पर कब्जा करना है और विधायकों का बहुमत उनके साथ होता है, तो पार्टी उनकी हो जाएगी। तो जो ये झगड़ा चल रहा है एनसीपी में राजनीतिक विरासत का शरद पवार की, उसमें एक बड़ा निर्णायक मोड़ आ सकता है। इस तरह की परिस्थिति दूसरी पार्टियों में भी बन सकती है। इस तरह की परिस्थिति चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, या एमके स्टालिन की जो है डीएमके की बात करें, जो भी वंशवादी पार्टियां हैं, सब में जो प्रमुख है इस समय पार्टी का, उसके लिए एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। और ये खतरा ऐसा होगा जो अल्टीमेटली मुझे लगता है वो बढ़ेगा इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की ओर। सभी पार्टियों को अपने संगठन में इंटरनल डेमोक्रेसी का पालन करना पड़ेगा, जो जनतंत्र के लिए मुझे लगता है बड़ा स्वस्थ लक्षण होगा अगर ऐसा होता है। क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने का कोई विशेष आधार सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं। जब तक कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इसके पास कोई संवैधानिक ऐसा प्रावधान हो जिसके तहत वो इस फैसले को अमान्य कर दे, तो बात अलग है। लेकिन अगर अमान्य हो जाता है तब उसका असर ये होगा कि जितनी वंशवादी पार्टियां हैं उनमें वंश का यानी परिवार की जकड़न पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर इसके उल्टा आता है, चुनाव आयोग का फैसला मान लिया जाता है, तो डेमोक्रेसी की जकड़न और पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो किस दिशा में ले जाना चाहता है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को। दूसरा, मुझे पक्का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की भूमिका पर, केवल इसी मामले में नहीं, आने वाले समय में राज्यपाल की भूमिका को लेकर निश्चित रूप से कोई दिशा निर्देश जारी करेगा कि किन परिस्थितियों में विश्वास मत के लिए कहा जा सकता है, गवर्नर को कहने का अधिकार है, किन परिस्थितियों में नहीं है, किन परिस्थितियों में ऐसा करने का गलत असर जाएगा, गलत संदेश जाएगा, और किन परिस्थितियों में ऐसा करना सही होगा। ये सारे मामले, संवैधानिक पक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये अनूठा मामला है। अनूठा इस दृष्टि से कि आमतौर पर होता ये है कि विधायक या तो जो है पार्टी से इस्तीफ़ा देकर और विधानसभा या संसद से इस्तीफ़ा देकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, या फिर एक हिस्सा निकलकर दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाता है। तो इस पूरे प्रकरण ने 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको सर के बल खड़ा कर दिया है। तो इससे पहले इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। जब कोई पार्टी का एक गुट अलग हो और पार्टी पर दावा कर दे, बजाय किसी पार्टी में मर्ज करने के या इस्तीफ़ा देने के, उस पार्टी पर अपना हक जताए और उसको उस पार्टी का हक मिल जाए, ये पहली बार हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में देश में पार्टी सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।